जय हिंद साथियों, मैं MS रावल महाराणा प्रताप एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। इसमें हम अपनी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए फौजी एक्सप्रेस में आर्मी, नेवी, MR, एयरफोर्स और SSC GD जैसी आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में जो क्वेश्चंस आएंगे इंपॉर्टेंट, उनकी सीरीज। आज की सीरीज के अंदर हम शुरुआत करेंगे हमारे कुछ अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में PIQ फॉर्म में, और अर्धसैनिक बलों की कुछ संस्थाएं और उनके इंस्टीट्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे, जो आपके लिए बहुत उपयोगी होंगे। अब ज़्यादा समय खराब नहीं करते हुए हम शुरू करते हैं हमारी सीरीज को। इसी के साथ लेके आता हूं मैं आपके लिए प्रथम क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, संयुक्त राष्ट्र संघ UNO की स्थापना कब हुई थी? तो सर्वप्रथम ये है कि UNO की स्थापना कब हुई थी। UNO क्या है? अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर सबसे बड़ा एक ऑर्गेनाइजेशन है। द्वितीय विश्व युद्ध जब समाप्त होता है 1939 से लेकर के 1945 के मध्य, उसके बाद में ये देखने में आया कि पूरे संपूर्ण विश्व को एक धुरी में बांधने के लिए, उसके ऊपर कंट्रोल करने के लिए, उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाने के लिए हमको एक संगठन की जरूरत पड़ रही है। उसके रूप में हम UNO लेके आए। इसके अंदर अमेरिका और इंग्लैंड का बहुत बड़ा योगदान था। उनके प्रधानमंत्रियों ने उस समय अपनी बैठकें करके इसकी स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान किया। तो आपके क्वेश्चंस के हिसाब से सर्वप्रथम आता है संयुक्त राष्ट्र संघ। तो पहले मैं आपको कहता हूँ UNO। UNO की फुल फॉर्म क्या होती है? यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले यही पूछा जाता है UNO की फुल फॉर्म क्या होती है। फिर दूसरा क्वेश्चन आता है इसकी स्थापना से संबंधित, जो पूछा गया है। स्थापना इसकी 24 अक्टूबर 1945। आपको इसके साथ में ये 24 अक्टूबर का दिन भी महत्वपूर्ण याद रखना है। इसको हम UNO दिवस के रूप में भी मनाते हैं, इसलिए हमको इसको भी याद रखने की जरूरत है। तो इसलिए इसका आपका सही आंसर, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 1945। और इसी के साथ 1940 का दे रखा है। हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पढ़ा था कि अगस्त प्रस्ताव 1940 के अंदर आता है। उसके बाद के अंदर आपका 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है, जिसके अंदर महत्वपूर्ण भारतीय संविधान का कुछ हिस्सा लिया हुआ है, वो है उससे संबंधित है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में मैंने आपको बताया। अब इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो कुछ संबंधित चीजें हम और बची हुई बात कर लेते हैं। इसका जो मुख्यालय या हेडक्वार्टर है, जैसा मैंने आपको बोला था, इसके संगठन में, इसकी स्थापना के अंदर अमेरिका का बहुत बड़ा योगदान था उस समय। और इसकी बहुत ज्यादा फंडिंग, सबसे ज्यादा जो फंडिंग की जा रही थी, UNO को जो पैसा दिया जा रहा था, वो अमेरिका के द्वारा दिया जाता था। और फाइनेंशियली स्ट्रांग था वो राष्ट्र, इसलिए वहाँ इसकी स्थापना की गई, सेटअप किया गया। इसलिए अब आपको पता ही है, इस ऑप्शन के अंदर दे रखा लंदन। लंदन इंग्लैंड की राजधानी है, वहाँ नहीं। पेरिस इतना रोल था नहीं। तो इसका आप अमेरिका से संबंधित एक चीज देखेंगे तो एक शहर आता है जिसका नाम है न्यूयॉर्क सिटी। न्यूयॉर्क सिटी इसका सही आंसर है, न्यूयॉर्क सिटी। इससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस और मैं आपको करा देता हूँ। संयुक्त राष्ट्र, पहले मैंने आपको बताया इसके सदस्य, वर्तमान में सदस्य संख्या इसकी सदस्य, इसके वर्तमान में सदस्य है टोटल 193 कंट्री। 193 देश संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान के अंदर इसके सदस्य हैं। और इसके जो महासचिव है, उनका नाम है एंटोनियो गुटेरेस। एंटोनियो गुटेरेस ये साहब, ये इससे पहले इन्होंने पुर्तगाल से संबंध रखते हैं। इनकी कंट्री का अगर पूछे तो पुर्तगाल। कौन सा? पुर्तगाल। ये पहले पुर्तगाल के प्रधानमंत्री रहे हैं, उसके बाद में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव रहेंगे। उसके अलावा एक UNO से संबंधित एक और क्वेश्चन आमतौर पर पूछा जाता है कि वह न्यूनतम राष्ट्र कौन सा है और सदस्य कौन सा है जो UNO का अंतिम सदस्य बना है या 193वें सदस्य के रूप में रहा है। उसके अंदर आपका आंसर आ जाएगा दक्षिणी सूडान। कौन सा? दक्षिणी सूडान। दक्षिणी सूडान। ओके,
यूएनओ से संबंधित महत्वपूर्ण चीजें यहाँ तक हमने कवर कर ली, और इसी हम आगे आने वाली सीरीज के अंदर भी कोई ऐसे क्वेश्चंस होंगे या कोई करंट से संबंधित कोई चीजें हुई तो हम उसका डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बोला था, ये दोनों की दोनों संस्थाएं हैं, वित्तीय संबंधित है और फाइनेंस से संबंधित है। आईएमएफ जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और वर्ल्ड बैंक, ये दोनों की दोनों संस्थाएं हैं अंतर्राष्ट्रीय जो इसके सदस्य राष्ट्र हैं, उन राष्ट्रों को वित्त का उपलब्धता कराती है, वित्तीय ऋण देती है, लोन देती है। और हाल ही के दिनों के अंदर भी देखा गया था आईएमएफ से संबंधित, तो आपने न्यूज़ में भी देखा होगा कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा, वर्ल्ड बैंक के द्वारा इस तरीके के राष्ट्रों को जो आतंकवाद के साथ में बढ़ावा देने के लिए इस तरह के फंड का यूज करता है, उनके ऊपर प्रतिबंध लगाने के लिए भारत और अमेरिका के द्वारा संयुक्त प्रयास किए गए थे। इस संबंधित क्वेश्चन आया, इसका वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ, क्या पूछा है, हेडक्वार्टर का। तो हेडक्वार्टर संबंधित देखो चीजें, जिनोवा न्यूयॉर्क के अंदर तो यूएनओ का हमने पढ़ा था, इसके अंदर किसका है, यूएनओ का है, ठीक है। उसके बाद के अंदर जिनेवा के अंदर हमने पढ़ा था डब्ल्यूटीओ का है, डब्ल्यूएचओ का है, ठीक है। उसके बाद के अंदर हमने पढ़ा पेरिस के अंदर यूनेस्को, और पेरिस किसकी, फ्रांस की राजधानी भी है। हमको एक साथ में कई फैक्ट को साथ में लेके चलना है ताकि एक क्वेश्चन के अंदर हमारी बहुत सी सारी चीजें छूट नहीं जाए। तो इसका सही आंसर है वाशिंगटन डीसी अमेरिका की राष्ट्रपति और प्रथम प्रधानमंत्री जो जॉर्ज वाशिंगटन थे, उनके नाम के ऊपर एक सिटी बनी हुई है, उसी का नाम है, और वहां पर फाइनेंशियल और दोनों की दोनों वहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है नाटो का फुल फॉर्म क्या है या पूरा नाम क्या है। एब्रीविएशन के रूप में भी कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, पीछे जो विगत परीक्षाएं गई है उनके, तो मैं आपको सर्वप्रथम इसके बारे में बता देता हूँ। पहले तो मैं इसका आपको आंसर बताता हूँ। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, बिल्कुल सही, यही इसका सही जवाब है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्थ अटलांटिक के जो राष्ट्र है, इनका एक संगठन बना हुआ है ये, उस संगठन में ही इस एक ट्रीटी या समझौता हुआ है, संधि हुई हुई है, जिसके साथ नाटो के किसी भी राष्ट्र के ऊपर किसी दूसरे राष्ट्र के द्वारा अगर कोई अटैक किया जाता है, कोई भी समस्या आती है, उसका निराकरण के लिए संगठन बना हुआ है। ये अमेरिकन ट्रीटी सिर्फ अमेरिकन है नहीं, नेशनल अटलांटिक ट्रीटी, अटलांटिक बोला है, ठीक है, ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन ये भी है नहीं, नॉर्थ का है, ये नेशनल का है नहीं, न्यू अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नया है नहीं, इस तरह कुछ नहीं। तो आंसर आपका हो गया नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इससे संबंधित मैं चीजें बता देता हूं, आपको फैक्ट बता देता हूं कि जो नाटो है, इसके अंदर टोटल 32 राष्ट्रों का एक संगठन बना हुआ है। कितने राष्ट्रों का, 32 राष्ट्रों का। सोचने और समझने वाली बात है, उसके अंदर 30 राष्ट्र हैं, ये है यूरोपीय राष्ट्र, और 2 राष्ट्र हैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के। किसके, उत्तरी अमेरिका के। इस संगठन को अगर हम विश्व के सबसे शक्तिशाली संगठनों में से कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, ये आपके लिए बिल्कुल सोचने की बात है, इसलिए नाटो। और मैक्सिमम पूछने की चीजें आती नाटो। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्क का मुख्यालय कहाँ है। ये हमारे एशिया के कुछ राष्ट्रों का और भारत के पड़ोसी राष्ट्रों का एक संगठन है, जिसकी स्थापना से संबंधित इसने पूछा, मुख्यालय कहाँ है, हेडक्वार्टर के संबंधित पूछा है। इसका सार्क का मुख्यालय है काठमांडू, नेपाल के अंदर। ये क्या है, नेपाल की राजधानी है। और इससे पहले मैंने संविधान से संबंधित पूछा था कि विश्व का सबसे नवीनतम संविधान किसका है, नेपाल का। नवीनतम संविधान वाला देश कौन सा है, नेपाल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियन डेवलपमेंट बैंक, एडीबी, फुल फॉर्म के अंदर भी आता है एडीबी, या डायरेक्ट भी पूछा जाता है। एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है। एशियन डेवलपमेंट बैंक ये एक संगठन है जो एशिया के कुछ राष्ट्रों का एक बना हुआ है, उसके अंदर वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है और विकास से संबंधित जो भी कार्य करवाए जाते हैं वो करवाता है। तो इसका मुख्यालय पूछा है, तो हम इसका मुख्यालय आपको कहते हैं, सही आंसर पहले तो हम बताएं, इसका आंसर है मनीला। और मनीला है कहाँ, मनीला पड़ता है फिलीपींस के अंदर, ये और फिलीपींस की कैपिटल है, फिलीपींस। किसकी, फिलीपींस की कैपिटल है। टोक्यो जैसा आपको पता ही है, टोक्यो जापान की कैपिटल है। उसके अलावा
इससे संबंधित हमने देखा टोक्यो में ओलंपिक खेलों का आयोजन हुआ था इससे पहले, टोक्यो के अंदर, फ्रांस से पहले कह रहा हूँ। उसके बाद के अंदर बीजिंग, बीजिंग किसकी, चाइना की कैपिटल है, और हनोई भी एक चाइना का प्रांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है, राष्ट्रमंडल का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ राष्ट्रमंडल है क्या। राष्ट्रमंडल के अंदर वे राष्ट्र आते हैं, उन राष्ट्रों का एक संगठन है जो कि ब्रिटिश के अधीन रहे हुए हैं, किसी भी समय के अंदर ब्रिटिश के अधीन रहे हुए, उनका एक संगठन है। और वर्तमान के अंदर जो इनके संख्या टोटल है राष्ट्रमंडल देशों की वो 54। इसके सदस्य कितने हैं राष्ट्र, पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ इसके सदस्य कितने हैं, सदस्य 54। दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भारत इसका सदस्य कब बना, तो भारत ने आजादी के बाद के अंदर 1949 को भारत इसका सदस्य है, ये सदस्य बना 1949। और इसकी स्थापना से संबंधित थोड़ा सा संयोजन रहता है, एक 1926 भी मानी जाती है और 1931 मानी जाती है, लेकिन जो औपचारिक मानी जाती है 1931 को माना गया। अगर आपको दोनों में से कोई ऑप्शन होता तो आपको 1931 करनी है। 1931 के अंदर औपचारिक एक प्रस्ताव आया था 1926 में, उसके द्वारा इसके संगठन किया गया था, लेकिन 1931 के। नेक्स्ट में आपका क्वेश्चन मुख्यालय हेडक्वार्टर, तो आप है किसका भाई, ब्रिटिश का है, तो उनकी राजधानी क्या, लंदन के अंदर, तो इसका हेडक्वार्टर है लंदन के अंदर। कहां पर, लंदन के अंदर। ब्रिक्स, ब्रिक्स की स्थापना, इससे संबंधित मैं आपको एक फैक्ट कहता हूं कि ब्रिक्स, ये लिखा हुआ ब्रिक्स, ये एक राष्ट्रों का संबंध है, समूह है जो कि इसके नाम से ही दर्शा रहे हैं, लेकिन ये संगठन वर्ष 2006 में शुरुआत होती है। पहले तो मैं आपका इसका आंसर बताता हूं, इसकी स्थापना कब हुई थी, 2006 के अंदर, 2006 के अंदर। लेकिन उस समय सिर्फ ब्रिक्स के अंदर 4 राष्ट्रों का एक संगठन था, ब्रिक थी ओनली। क्या था, ब्रिक। एस बाद में जुड़ा है, ब्रिक, BRIC, बी से BRIC। ये कब की बात है, 2006 की। बी से ब्राजील, आर से रसिया, आई से इंडिया और सी से चाइना। ये है वर्ष 2006 की बात। तो ब्रिक का संबंधित क्वेश्चन आता है कि इसकी स्थापना कब हुई है, तो 2006 के अंदर। जबकि इसके ऑप्शन के अंदर देखो 2009 कहीं नहीं दे रखा है। अगर ये पूछ ले ब्रिक्स, एस मतलब होता साउथ अफ्रीका, इसका नया राष्ट्र बना था, इसका सदस्य साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका 2009 के अंदर सदस्य बना, ये तीनों 2006 के अंदर, 2009 के अंदर। ये है ब्रिक्स। ब्रिक्स से संबंधित हाल ही के दिनों के अंदर, अभी वर्तमान के अंदर इसके सदस्यों की संख्या है 10। वर्तमान सदस्य 10, 6 मैंने आपको बता ही दिए हैं। उसके बाद के अंदर इसके जो नवीनतम सदस्य है, इसके अंदर एक मिस्र शामिल हुआ था, ईरान हुआ था और संयुक्त अरब अमीरात शामिल हुआ था। ये 3 राष्ट्र इससे पहले हुए। लेकिन नवीनतम सदस्य के लिए ब्रिक्स से संबंधित आपको कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको निसंकोच बताना है इंडोनेशिया वह नवीन राष्ट्र है जो ब्रिक्स का सदस्य बना। किसका, ब्रिक्स का। ब्रिक्स का सदस्य है नवीन। इंडोनेशिया नवीनतम सदस्य बना। और इस ब्रिक्स का एक अपना बैंक भी है। जिसका नाम है NDB, जिसको न्यू डेवलपमेंट बैंक के नाम से भी जाना जाता है। इसका भी काम है इसके सदस्य राष्ट्रों को ऋण उपलब्ध करवाना, उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करना और डेवलपमेंट से संबंधित कार्य करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है। यूनेस्को की फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक कल्चरल एंड ऑर्गेनाइजेशन। और इसका हेडक्वार्टर संबंधित पूछा है पेरिस। कहां पर, पेरिस। पेरिस किसकी राजधानी है, फ्रांस की। उसके बाद फ्रांस से हमने क्या लिया, गणतंत्र लिया हमारे संविधान के अंदर।
ठीक है। नेक्स्ट, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? इंटरनेशनल कोर्ट जिसको बोलते हैं वो कहाँ स्थित है? इसका मुख्यालय है हेग। हेग, हेग पड़ता कहाँ है? ये नीदरलैंड्स, नीदरलैंड के अंदर पड़ता है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हमारे यहाँ शुरू होते हैं इंटरनेशनल कुछ क्वेश्चंस थे, आगे वाली कंटिन्यू सीरीज के अंदर हम जारी रखेंगे, बताते रहेंगे आपको और संगठन संबंधित क्वेश्चंस। अब हम कुछ लेते हैं अर्धसैनिक बलों से संबंधित एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस। सर्वप्रथम आया आईटीबीपी, इसने पूछा मुख्यालय कहाँ है? आईटीबीपी, तो आईटी जैसे मुख्यतः भारत के अंदर जितने भी अर्धसैनिक बल है अधिकांशतः दिल्ली के अंदर हेडक्वार्टर है, तो इसका भी है दिल्ली के अंदर हेडक्वार्टर है। कहाँ? दिल्ली। लेकिन मैं आपको इससे संबंधित कुछ फैक्ट दे देता हूँ। आईटीबीपी, पहले तो इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है। इसकी फुल फॉर्म होती है इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, असम राइफल या एआर, ये भारत की सबसे प्राचीन अर्धसैनिक बलों में से एक है और बहुत ही विस्तृत है। सीआरपीएफ के बाद इन्हीं का नंबर आता है। असम राइफल किस राज्य में मुख्य रूप से कार्य करती है? असम राइफल, जिसके नाम से ही प्रतीत होता है असम, असम मतलब नॉर्थ ईस्ट, ये तो क्लियर हो गया। असम राइफल का ऑपरेशनल एरिया वही होता है, वही उसी एरिया में ज्यादातर करती है। और वहां के अंदर जो वहां के लोकल अल्फा अग्रवादी वगैरह के खौफलांग ग्रुप एनएसीएन के जो संगठन काम करके उनके खिलाफ भी करते हैं असम राइफल के अंदर। तो इसका मुख्य जो क्षेत्र है उत्तरी पूर्व, नॉर्थ ईस्ट। कितना? नॉर्थ ईस्ट के अंदर। कौन से? नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के अंदर इसका मुख्य रोल है। लेकिन इससे संबंधित एक चीज आप याद रखना, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? अगर इससे क्वेश्चन पूछा जाता है आपको तो इसका दिल्ली नहीं करना है, इसका जो हेडक्वार्टर पड़ता है आपको शिलोंग। कौन सा? शिलोंग। शिलोंग के लिए क्या, किसकी राजधानी है? ये मेघालय की। मेघालय के अंदर एक चीज और है, ज्योग्राफी में हमने पढ़ा था कि वहां का जो मासिनराम है सबसे ज्यादा वर्षा वाला क्षेत्र है, हिल क्षेत्र है और पहाड़ी क्षेत्र है, और वहां के ऊपर कई भी प्रसिद्ध वहां पर पार्क वगैरह भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आता है आपका एनएसजी का कार्यक्षेत्र मुख्यतः किस प्रकार के ऑपरेशन से? देखो एनएसजी का जो इसको स्थापित करने का, इसको खड़ा करने का जो मुख्य उद्देश्य रहा है उसको भी पूर्ण रूपेण स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन या स्पेशल ऑपरेशन को लॉन्च करने के लिए किया गया था। और सबसे पहले मैं तो एनएसजी, जिसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड। इसका जो मुख्यालय है जो दिल्ली के अंदर है, मानेसर के अंदर इसकी ट्रेनिंग बटालियन है। और इनका जो मेन रोल है, मेन जो ऑपरेशनल है, आतंकवाद विरोधी अभियानों के अंदर देश के आंतरिक रूप से जो देखो चुनाव ड्यूटी इनका करवाने का काम नहीं है, जिसके अंदर सीआरपीएफ करवाती है या स्टेट पुलिस का भाग करवाते हैं। सीमा की सुरक्षा के लिए देखो हमारा इंडियन आर्मी है, उसके अलावा फर्स्ट लाइन वॉरियर के रूप में जो माने जाते हैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ है, उसकी स्थापना। उसके ट्रैफिक नियंत्रण ये राज्यों का विषय है, राज्य पुलिसों के द्वारा किया जाता है, तो इससे कोई लेना देना नहीं। ये स्पेशल ऑपरेशन के लिए एनएसजी, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, इसका हेडक्वार्टर दिल्ली के अंदर है। अभी और कई जगहों पे भी इसके किए जा रहे हैं, धीरे धीरे इस टाइप सेंटर से किए जा रहे हैं और इनके कार्यवाही आपने देख ही रखा। इसकी नेक्स्ट क्वेश्चन, उसका क्या गया? सीआईएसएफ मुख्य रूप से किसकी सुरक्षा में तैनात होती है? सीआईएसएफ, सबसे पहले तो आपको इन अर्धसैनिक बलों के एब्रीविएशन या फुल फॉर्म आपको याद होनी चाहिए, जिससे आधी चीजें आपकी क्लियर होती चली जाएगी। इसकी फुल फॉर्म है सेंट्रल इंडस्ट्रीज सिक्योरिटी फोर्स। सेंट्रल इंडस्ट्रीज सिक्योरिटी फोर्स, इसका मुख्य कार्य होता है देश के अंदर एयरपोर्ट्स की सुरक्षा देना और औद्योगिक जो सुरक्षा संस्थान है, चाहे वो निजी हो चाहे गवर्नमेंट के होते हैं, सार्वजनिक होते हैं, उनके ऊपर सुरक्षा देती है। और इसको
निजी संस्थानों के द्वारा भी पे करके इसको हायर किया जा सकता है। और ये CISF है जो मेन इसके औद्योगिक प्रतिष्ठान, इसके अंदर दे रखा है आपका औद्योगिक प्रतिष्ठान। जैसे देश की सीमाओं से संबंधित मैंने आपको बता दिया, इंडियन आर्मी, BSF और जो CISF जैसे ITBP है, SSB है, आसाम राइफल से अलग अलग सीमाओं पर अलग अलग दे रखी है। उसके अलावा रेलवे स्टेशन की सुरक्षा की जिम्मेदारी इसके लिए आपकी RPF होती है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स जो रेल को देती है। और स्टेट पुलिस के लिए इनके पास होते हैं GRP, गवर्नमेंट रेलवे पुलिस होती है। और उसके अलावा जो स्पेशल कोई ऑपरेशन होता है गाड़ियों के साथ चलने के लिए या कोई VIP मूवमेंट के लिए अलग से फोर्स भी उपलब्ध कराई जाती है। स्कूलों की सुरक्षा का कोई लेना देना है नहीं इनसे, इसलिए है नहीं। अपना आंसर है औद्योगिक प्रतिष्ठान। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बहुत इंपॉर्टेंट और मस्त क्वेश्चन है, SPG, जिसके नाम से भी और आप सबके दिल की इच्छाओं के अंदर रहता है। SPG कौन होते हैं, SPG में कैसे गिजाया जाता है, या इसका क्या होता है, SPG की स्थापना किस उद्देश्य को लेकर हुई थी। तो मैं आपको बता देता हूँ, SPG का जो उद्देश्य था मुख्य रूप से, इसकी फुल फॉर्म होती है स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। SPG की जो स्थापना की गई थी मुख्य रूप से क्या हुआ, 1984 के अंदर भारत की प्रधानमंत्री आयरन लेडी के नाम से मशहूर श्रीमती इंदिरा गांधी जी की जब उनके बॉडीगार्ड के द्वारा उनकी मृत्यु कर जाती है, उनकी हत्या कर दी जाती है, उसके बाद के अंदर देश की जो एक महत्वपूर्ण पद पे पदासीन व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद में एक ऐसी फोर्स की रिक्वायरमेंट हुई कि वो सिर्फ देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए होनी चाहिए। तो इसलिए इसका गठन किया गया 1985 के अंदर। किया कब गया था, 1985 में। इसके अंदर होते कौन है, आर्मड फोर्स से होते हैं 50% लोग, और 50% होते हैं स्टेट पुलिस से। पुलिस संबंधित लोग होते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको इतनी डिटेल बनाने के बाद आपको पता ही चल गया होगा कि इसकी जिम्मेवारी किसकी होती है, प्रधानमंत्री की सुरक्षा की। किसको, SPG को। SPG की सुरक्षा का क्या है, प्रधानमंत्री की सुरक्षा संबंधित होते हैं। तो आपको ये भी क्लियर हो गया क्या, जब भारत का PM कहीं विजिट करता है, उनके आगे पीछे जो पेंट कोट के अंदर, सफारी सूट के अंदर बॉडीगार्ड लोग चलते हैं, या गाड़ियों के प्रोटेक्शन के अंदर दाएं बाएं चलती है, या जो व्हीकल्स चलती है, वो इस SPG है। इस SPG का काम भारत के प्रधानमंत्री और उनके समकक्ष अन्य राष्ट्रों से आने वाले राष्ट्राध्यक्षों की सुरक्षा की जिम्मेवारी इस स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप की होती है। अब आ गया NCC का उद्देश्य। तो सबसे पहले NCC की फुल फॉर्म क्या होती है, नेशनल कैडेट कोर्प्स, ठीक है। उसके बाद के अंदर इसकी स्थापना 1948। उसके बाद में इसका ध्येय वाक्य एकता व अनुशासन। एकता व अनुशासन। NCC ये भारतीय सेना के द्वारा जो प्रशिक्षित इनके इंस्ट्रक्टर्स होते हैं, उनके द्वारा बच्चों के लिए एक उस तरीके का माहौल तैयार करना देने के लिए किया जाता है। तो इसका NCC का मुख्य उद्देश्य, जैसे कि आप देखो, शिक्षा से कोई लेना देना है नहीं, स्वास्थ्य में कोई लेना देना है नहीं, यातायात नियंत्रण से कोई लेना देना नहीं, ऑप्शन से भी आप जा सकते हैं, रक्षा में प्रशिक्षण देना, ये एज इट इज एक सैनिक की तरह तैयार किए जाते हैं बच्चों को, उनकी शिक्षा के साथ के अंदर एक सैन्य इन्वायरमेंट देना, और आने वाले समय में देश के लिए काम आ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन। SSB किन दो देशों की सीमाओं की सुरक्षा करती है। SSB, सबसे पहले तो मैं आपको इसकी फुल फॉर्म बताता हूं, सशस्त्र सीमा बल। SSB मतलब सशस्त्र सीमा बल। सशस्त्र सीमा बल, इसकी मेन जो जिम्मेवारी है, ये
भारत और नेपाल और भारत नेपाल भूटान की सीमा के ऊपर रक्षा करती है। ये मुख्य रूप से वहाँ पर कार्य करती है और उस भारत की देश की सीमा की रक्षा की जिम्मेवारी इसकी होती है। उसके बाद के अंदर अब तक के अंदर ये सीरीज हम फौजी एक्सप्रेस के नाम से कंटिन्यू रखेंगे। दिल्ली की एक क्वेश्चंस की इस तरीके की आपको PIQ फॉर्म में मिलेगी। लगातार जुड़े रहें, देखते रहिए और हमारे को लाइक और सब्सक्राइब करते रहेंगे। और ये हमारा वादा रहा कि लास्ट तक हम आपके संपूर्ण सिलेबस को एक सारगर्भित रूप से कर लेंगे और उसको समराइज करके आपको डिस्क्राइब कर देंगे। थैंक यू। जय हिंद।